लास्ट 12 मंथ्स में हमने 6000 कंटेनर्स एक्सपोर्ट किए। हमने 250 एकड़्स की लैंड एक्वायर की तकरीबन 2 साल पहले, और पिछले 1.5 साल से हम उसका फेज़ 1 तकरीबन 50 एकड़ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 5000 नई जॉब्स क्रिएट होनी है। अब वो मुझसे 10 मिनट तक बात करते रहे, और उनके 50 लोगों के काबीना जिनको किसी और मीटिंग में जाना था, वो अपनी मीटिंग छोड़ के वो 10 मिनट, जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है, वो मुझसे बात करते रहे। तो एक तरफ तो ये हाल है कि जो दूसरे कंट्री का वो अपनी पीएम है, मीटिंग डिले कर वो रहा है और अपनी लॉबी मीटिंग में डिले रुक कर रहा गया है, और है। लॉबी में अपनी पूरी काबीना के साथ रुक गया कि भाई किसी तरह से एक टॉप अमेजन सेलर को हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले आए। लेकिन दूसरी तरफ ये हाल है कि हमारे मुल्क में हमारी कोई सुनता ही नहीं है। सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या एफबीआर की एक बैड इंटेंशन की वजह से कि वो लोगों को रिफंड नहीं जाते, मेरे 200 से 300 करोड़ रुपए 1 साल तक रिफंड नहीं दिया। यहाँ पे यूएस में गवर्नमेंट लेवल के लोगों को मीटिंग के लिए टाइम नहीं देता, और वहाँ पे मैं कभी किसी छोटे किसी एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी किसी बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बात आगे करें। मुझे तकरीबन 1 साल लगा अपना रिफंड लेने के लिए। उसके लिए मेरा जो पूरा पैशन था, जो मैं आया एज ओवरसीज पाकिस्तानी, हाँ। जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की, 15,000 जॉब्स क्रिएट की, 6,000 कंटेनर की एक्सपोर्ट तक पहुंचाया, मेरा पूरा पैशन खत्म हो गया। कराची में पानी अवेलेबल नहीं है, तो कोई इंडस्ट्री वाला या एक्सपोर्टर कैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है? उसको तो बेचारे को आप पानी पूरा दे दें तो हो सकता है वो वैसे ही अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले। क्योंकि मुझे पोर्ट के पास लैंड चाहिए थी, पंजाब की गवर्नमेंट ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, और वो मुझे कह रहे थे कि आपने अगर इंडस्ट्री लगानी है तो हम आपको लैंड यहाँ बड़ी आसानी से दे देंगे, ओके। और लीगल लैंड दे देंगे। लेकिन मैं सिंध में 2 दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ, एक दफ़ा 1 करोड़ रुपए का और एक दफ़ा 7 करोड़ रुपए का जाली लैंड में। देखिए, मेरा पर्सनल फेवरेट तो इस वक्त टिकटॉक है, क्योंकि ओके। टिकटॉक एक ऐसी मार्केट है जो अमेजन अब से 10 से 12 साल पहले था। अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली शख्सियत मेरे साथ बैठी है। पाकिस्तान में हजारों जॉब्स क्रिएट करने वाले अमेजॉन एफबीए के टॉप 5 सेलर, बल्कि अगर हम कहें अमेजॉन एफबीए के सबसे बड़े यूजर, सबसे ज्यादा इनके अमेजॉन एफबीए की प्रोडक्ट जाती हैं। कमाल के इंसान है, अब पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम इनके साथ नशिस्त में सीखेंगे भी, इनकी स्टोरी भी सुनेंगे, कैसे कराची से यहाँ पे आए और किस तरीके से दुनिया के टॉप 5 सेलर बने अमेजॉन के। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी मंथली सेल है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब जबरान नियाज साहब। कैसे हैं जबरान भाई, आप ठीक हैं? आई एम ग्रेट, थैंक यू। आपसे पहले भी हो चुकी है डिस्कशन बहुत दफ़ा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो नई ऑडियंस देख रही है हमें, उन्हें दोबारा ज़रा अपने बारे में बताइएगा कि यूटोपिया डील से आप यूटोपिया ब्रांड्स उसको बोलते हैं, जी जी। ये सफ़र कैसे, कब और कहाँ से शुरू हुआ था? 15 साल पहले मैं और मेरा भाई अदनान, हमने अमेज़न पे सेलिंग स्टार्ट की, और हमारा कोई ख़ास ई कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं था, और अमेज़न पे आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स पे सेल करते करते अब हम माशाल्लाह अमेज़न के एफबीए के सबसे बड़े कस्टमर हैं, और अमेज़न के टॉप 5 सेलर्स में से हैं। और आई थिंक लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 800 मिलियन का रेवेन्यू किया है। माशाल्लाह। कैसा फ़ील होता है जब आप यहाँ पे उन लोगों के साथ बैठते हैं जो नेटिव्स हैं, जो 2 बिलियंस वाले आपने हमें बताए, उनके साथ आपको सबसे आगे जाके बिठाते हैं, जी आप इधर बैठे हैं, ज़रा बातचीत करें। एज़ अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग्स होती है आपकी? जब यूजुअली हम अमेज़न के हेडक्वार्टर में जाते हैं तो उनके जो वीपीज़ हैं, जैसे हेड ऑफ़ एफबीए हैं, वो जी बिल्कुल। 200 बिलियन डॉलर का बिज़नेस देखते हैं। तो तमाम एफबीए सेलर्स में मेरा ख़्याल है लास्ट 2 डिनर्स में उनके साथ मैं बैठा, और वो 200 बिलियन का बिज़नेस देखते हैं। तो तमाम सेलर कम्युनिटी में ज़ाहिर है कि वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों से हमें ही कनेक्ट करते हैं। उनसे हमें उनके साथ और तकरीबन 3 घंटे डिनर्स, आई थिंक मल्टीपल मीटिंग्स। तो एज़ अ पाकिस्तानी कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड मीटिंग ऑल द टॉप लीडरशिप ऑफ अमेज़न, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ज़ाहिर है कि इट फील्स वेरी हम्बल्ड के इट्स अ बिग डील। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आपको ये रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन जब आप पाकिस्तान जाते हैं, तो वहाँ पे क्या इश्यूज़ इस वक़्त हमारी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपने माशाल्लाह 6 सालों में उतना काम कर दिया जितना शायद लोग 60 सालों में नहीं कर सके। ये प्रैक्टिकल बात है ना? जी, जी। बल्कि आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि आपने पिछले 6 सालों में कितनी एक्सपोर्ट की? अभी करंटली आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आपके पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं? और क्या चैलेंजेज़ आप फेस कर रहे हैं? देखिए, जब हमने 15 साल पहले अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट किया तो मेजॉरिटी ऑफ़ द चीज़ें हम चाइना से लाते रहे। 6 साल पहले हमने सोचा कि यार जो चीज़ें हम चाइना से लेते हैं उसमें पाकिस्तान में तो कोई जॉब क्रिएट नहीं होती, सिर्फ़ हमारे 300-400 लोग जो इस कंपनी को रन करते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई उसका इतना बिग इम्पैक्ट नहीं है। तो हमने सोचा कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से पाकिस्तान मूव करें। तो हमने 6 साल पहले यूटोपिया इंडस्ट्री स्टार्ट की, और छोटी-छोटी मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करके हमने पाकिस्तान की 12 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी बनाई, तकरीबन 170 मिलियन उसका रेवेन्यू है। माशाल्लाह। इस वक्त उसमें तकरीबन 15,000 लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, तकरीबन 10 डिफरेंट उसके यूनिट्स कराची में हमने डिफरेंट लोकेशंस पे बनाए, और इस वक्त जो है लास्ट 12 मंथ्स में हमने 6000 कंटेनर्स एक्सपोर्ट किए। वाह! और थोड़ा सा मैं आपको माशाल्लाह। स्केल के लिए समझाऊं कि 6000 कंटेनर्स का मतलब ये है कि वर्किंग डेज में लगाएं तो आप
25 कंटेनर एक दिन में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अगर वर्किंग आवर्स में लगाएं तो हर 15 से 20 मिनट में एक कंटेनर हमारी फैक्ट्री से निकल रहा होता है। और इस वक्त आप टॉप एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान अगर हम कंटेनर्स के नंबर ऑफ कंटेनर्स में यूएसए के लिए हम सबसे बड़े हैं, और शायद ओवरऑल पाकिस्तान में भी लास्ट मंथ हमने शायद 3 जनवरी में हमने तकरीबन 630 कंटेनर एक्सपोर्ट किए, तो शायद उसके लिहाज से भी, शायद नंबर ऑफ कंटेनर्स के लिहाज से भी शायद हम नंबर 1 पे हैं। अभी आपने नई जगह भी ली है कराची में, जी और जी। वहाँ पे आप मजीद जॉब्स, हज़ारों जॉब्स क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। वो बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी में तो हम सरप्लस में हैं पाकिस्तान में, तो वो तो आपको आसानी से मिल गई होगी। जी जी, हम यही बात कर रहे थे कि हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की, लेकिन जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने सोचा कि जब इतनी ज़बरदस्त हमने एक्सपेंशन की, तो हमने सोचा कि हम इसको बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में, चाइना के स्टाइल में, ग्राउंड पे हमने 250 एकड़्स की लैंड एक्वायर की तकरीबन 2 साल पहले, और पिछले 1.5 साल से हम उसका फ़ेज़ 1 तकरीबन 50 एकड़ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 5000 नई जॉब्स क्रिएट होनी है। और पिछले 1.5 साल से हम हेस्को के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें बिजली का कनेक्शन दे दो, हम रोड के दूसरी तरफ है, और ये गवर्नमेंट का नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है जिसके अंदर हमने इंडस्ट्री लगाई है, कोई अननोन लैंड पे नहीं लगाई, और 1.5 साल में हम गवर्नमेंट से बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकें। तो आप 5000 लोगों की जॉब्स क्रिएट करनी, हमने 25 से 30 मिलियन सिर्फ उस एक फ़ेज़ 1 में प्रोजेक्ट कर दी है, उसके अलावा हमने कोई उसके अलावा अलग इन्वेस्टमेंट कर दी है, और वहाँ पे तकरीबन 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट पे हमने बिल्डिंग्स और मशीनरी लगा दी है, और अभी तक हमें गवर्नमेंट बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही। और पानी का? पानी तो आपको मिल ही नहीं सकता, पानी का कोई तरीका ही नहीं है लेने का, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जो आपको पानी दे। तो पानी के लिए भी आपको खुद पे, ना आपको बिजली मिलती है, ना गैस मिलता है, ना पानी मिलता है, और आप जितना चाहे सरकारी दफातर के चक्कर लगाते रहें, आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, चाहे आप जितनी। और ये इंडस्ट्री अगर जिस तरह से हमने अभी 50 एकड़ पे लगाई है, फिर बाकी 200 एकड़ पे और लगाएंगे, और मजीद भी इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर ये लग जाए जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं, अगले 3 से 5 साल में ये शायद एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन जाए। पाकिस्तान की तो लार्जेस्ट हो ही जाएगी। लेकिन हम तो हर वक्त ये सुन रहे हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट रिबेट दे रही है, वो तो बड़े सुकून में है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कई सालों पहले गवर्नमेंट ने रिबेट, डीएलटीएल, सस्ती बिजली या कोई भी बेनिफिट्स ख़त्म कर दिए। बमुश्किल कोई आपको इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट पे कुछ मिलता है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने बहुत सालों पहले ख़त्म कर दिए। बिजली के रेट बढ़ा दिए, गैस के रेट बढ़ा दिए, और बाकी यूटिलिटीज़ तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो कोई शख्स कैसे इंडस्ट्री लगा सकता है जब उसके पास काम करने के लिए ना बिजली हो, ना पानी हो, तो वो कैसे इंडस्ट्री लगाएगा? नहीं, तो क्या आप गवर्नमेंट में लोगों तक पहुंचते नहीं? अगर अमेरिका में आप 200 बिलियन वाले लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर या जो हमारे बाकी मिनिस्टर्स हैं या जो रेलिवेंट लोग हैं, आपकी ज़ाहिर बात है, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, अमेजोन के सबसे बड़े सेलर हैं, ये टॉप 5 में, तो आपकी अप्रोच नहीं है कि आप उन लोगों से मिलकर कुछ कनेक्शन अपने यूज़ करें? जी जी, टॉप 12 एक्सपोर्टर हैं, नंबर ऑफ एक्सपोर्टर में शायद लार्जेस्ट है, लेकिन हम गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से लेके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लेके हर लेवल पे बात करते हैं। एसएफसी से जाके भी अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। जो लीडरशिप है हेस्को की या एनर्जी कंपनीज की, उनसे भी बात करते हैं, वाटर डिपार्टमेंट से भी बात करते हैं, लेकिन आप सिर्फ ऑफिस के चक्कर ही लगाते रहते हैं, आपका कोई काम नहीं होता। और हर लेवल पे, इवन डिफरेंट टाइम्स पे, आईजी से लेके, इंटीरियर मिनिस्टर से लेके, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज़ के लोगों से भी आप बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इतने कॉन्टैक्ट और इन्फ्लुएंस होने के बाद भी आपको, और हम अकेले नहीं हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे सूरती है, और हज़ारों कंपनीज़ जो कि आई थिंक हब में जिनकी इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, वो कई-कई साल से गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ के चक्कर लगा रहे हैं। और एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हमसे बिजली ले लो, और जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा उसका हम रेट कम कर देंगे, और गवर्नमेंट बहुत परेशान है कि अपनी बिजली की कंजप्शन बढ़ाए। और उस तरफ मेरे जैसे सैकड़ों बिजनेसमैन हैं जो इंडस्ट्री लगा चुके हैं, या लगा रहे हैं, या लगाना चाहते हैं, और उनको बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिलता। तो आप इमेजिन करें कि थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट के कस्टमर्स मौजूद हैं, वो अगले दिन से आपकी बिजली इस्तेमाल करने को तैयार हैं, सेम रेट पे तैयार। हम ये भी नहीं डिमांड करते कि हमें बिजली सस्ती सस्ती दें, कर दें, ठीक है। हम कहते हैं हमें बस बिजली दे दो, ठीक ठीक है, है। और हमें बिजली नहीं मिलती। अच्छा, आप लोगों को क्या बिठाया नहीं जाता जब गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत होती है, तो आपकी कोई तंजीम नहीं है जो बैठती हो? देखिए, जो ज़्यादातर जिसकी बात सुनी जाती है, जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को एंगेज करती है, वो एक एप्टमा ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। है। ठीक है, एप्टमा बुनियादी तौर पे तो एक इंडस्ट्री की या टेक्सटाइल की एसोसिएशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एप्टमा है, वो ज़्यादातर, उसमें स्पिनिंग लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और स्पिनिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की वजह से इम्पैक्टेड है, तो वो ज़्यादातर एप्टमा जो है वो उनके इश्यूज़ को फोकस करती है। लेकिन जो स्पिनिंग सेक्टर है वो 5% भी जॉब्स क्रिएट नहीं करती। जो रियल जॉब्स क्रिएट करती है वो रिमेनिंग इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जॉब क्रिएट करती है। और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए हायर एनर्जी टैरिफ एक प्रॉब्लम तो है,
और शायद हमारी एनर्जी कॉस्ट का भी 8% इलेक्ट्रिसिटी है, और हमें भी 12.5 सेंट की बिजली महंगी पड़ती है। अगर हम सोलर से भी एडजस्ट कर लें तो 10 सेंट की पड़ती है, जो हमें थोड़ी सी महंगी पड़ती है, जिससे हमारे रेवेन्यू पे 1 से 2% का हमारा रेवेन्यू का जो है वो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में चला जाता है। लेकिन हमारे कोर इश्यूज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा बहुत बड़े हैं। अगर एक तरफ जो है, अगर आप टेंस ऑफ मिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा, आपको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ज़्यादातर आपकी देखें तो 50% इंडस्ट्री कराची में लगी हुई है, और कराची में आप अगर कोई भी शख्स कैसे एक्सपेंड करेगा अपनी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपेंड करने के लिए उसको पानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो जब भी जो आपने एप्टिमा की बात की, तो एप्टिमा जो है वो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करती है कि जी आप बिजली सस्ती कर दें, जबकि वो बहुत सारी ऐसी भी बातें करती है कि जो एक्सपोर्टर के अगेंस्ट जाती हैं, कि आप एक्सपोर्टर की जो इम्पोर्टेड यार्न है उस पर आप GST लगा दें, जबकि मेरा ख्याल है कि वो रिप्रेजेंट करती ही नहीं है। और गवर्नमेंट जब भी मीटिंग करती है वो सिर्फ ज़्यादा एप्टमा के पर ज़्यादा तवज्जो देती है। मैं एक मीटिंग में था जिसमें तकरीबन 80 to 90% रिप्रेजेंटेशन या स्पिनिंग की थी, या जिनिंग की थी, या एप्टमा की थी। उसमें एक्सपोर्टर्स की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। उस मीटिंग में 40 लोग थे, शायद मैं भी था, शायद मुझे 1 मिनट भी नहीं मिला बात करने के लिए। तो आप जब गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं तो आपको अपनी बात बताने का एज एन एक्सपोर्टर मौका ही नहीं मिलता। हालांकि एक्सपोर्टर तो डबल फायदा कर रहा है, उधर से जॉब क्रिएट कर रहा है, उधर से बाहर से डॉलर्स आपके मुल्क में आ रहे हैं। और जो आपकी जो एक्सपोर्टर की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं वो वैल्यू एडिड हैं, यानी गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं। अब एक जीन्स बनाने के 200 ऑपरेशंस हैं, मेरी फैक्ट्री में 15,000 लोग काम कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी जीन्स की फैक्ट्रियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, या गारमेंट्स की हैं, उसमें किसी में 20,000, किसी में 25,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट सेंट्रिक इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है। लेकिन जब गवर्नमेंट बात करती है तो वो जिन एसोसिएशन से बात करती है या जिन लोगों से बात करती है, उसमें एक्सपोर्टर्स की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होती। और उसमें या तो एप्टोमा को बुला लेते हैं, या ऐसी स्पिनिंग के लोगों को बुला लेते हैं, या जिनर्स को बुला लेते हैं, जो एक्चुअली वैल्यू एडिड सेक्टर में या जो ट्रू एक्सपोर्ट में जो रेवेन्यू ला रहे हैं, उनसे बात ही नहीं करते। तो उनके प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट हैं। और मतलब अगर आप डिटेल में बात करेंगे तो एक्सपोर्टर्स के तो तकरीबन एक लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं जी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारे मुल्क में काम क्यों नहीं हो रहा, दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स है। मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को वो वाकया बताएं जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा था। अच्छा, मैं 2 साल पुरानी बात है कि मैं न्यूयॉर्क सिटी में एक फाइनेंस के बड़े सीनियर पर्सन से मिलने गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आए, मैं आपको किसी से मिलाता हूँ। तो वो मुझे एक होटल में ले गए। उनकी लॉबी में से मलेशियन प्राइम मिनिस्टर गुजर रहे थे, और उनके तकरीबन 50 लोग उनके काबीना में थे जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रहे थे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये जबरान है, ये अमेज़न के दूसरे बड़े सेलर हैं। मैंने उनसे हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा अच्छा आप अमेज़न के दूसरे बड़े सेलर हैं। उन्होंने 1-2 जगह से वेरीफाई किया। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने कहा सोचेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप कमिट करेंगे तो मैं फिर आपको जाने नहीं दूंगा, तो फिर आपको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। फिर मेरा दूसरा दोस्त जो जिसके रेफरेंस है, तो उसने मुझे इशारा किया कि कमिटमेंट ना करना, ये नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद तो उसके बाद वो मुझसे 10 मिनट तक बात करते रहे, और उनके 50 लोगों के काबीना जिनको किसी और मीटिंग में जाना था, वो अपनी मीटिंग छोड़ के वो 10 मिनट जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है वो मुझसे बात करते रहे। तो एक तरफ तो ये हाल है कि जो दूसरे कंट्री का पीएम है वो अपनी मीटिंग डिले कर रहा है, और लॉबी में अपनी पूरी काबीना के साथ रुक गया कि भाई किसी तरह से एक टॉप अमेज़न सेलर को हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले आए। लेकिन दूसरी तरफ ये हाल है कि हमारे मुल्क में हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो बांग्लादेश जाने का आपने क्यों नहीं सोचा? आपको पता है हमारी बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे बहुत से दोस्त वहां पे मूव किए हैं, आपने कभी सोचा इस बारे में? अगर आप पाकिस्तान के टॉप 20 एक्सपोर्टर्स को देखें तो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम ने या तो मेक्सिको में, या चाइना में, या इजिप्ट में, या श्रीलंका में, या बांग्लादेश में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स की पिछले 10 से 20 साल में, 30 साल में। और ये सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट दुबई की तो आपको पता ही है। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि दूसरे मुल्क से कोई आए और पाकिस्तान में टेक्सटाइल लगाए, इंडस्ट्री लगाए, एक्सपोर्ट बढ़ाए। दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्टर को अगर वाकई कोई फ़ायदा होता पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगाने का, तो ये सारे लोग दूसरे मुल्कों में क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में जो मराहत देते हैं, अगर आप उसको इजिप्ट से कंपेयर करें, या जो टैरिफ बेनिफिट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ में उससे कम करें, तो वो तकरीबन सारी यूटिलिटीज़ वो आपको हाफ रेट पे देते हैं इजिप्ट में और दूसरे कंट्रीज़ में। तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सटेंसिव बेनिफिट मिलते हैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के, और वहाँ की गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं यूएस सिटीज़न हूँ, साथ साथ मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ। अब मैं अब किसी और कंट्री का सिटीज़न ना बनना चाहता हूँ, ना मैं हो सकता हूँ आसानी से।
तो मेरा ख्याल है कि एक एक क्योंकि आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं और पाकिस्तान से एक अटैचमेंट है, तो हम इसको अपना घर समझते हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर यूएस में तो फैक्ट्री लग नहीं सकती, तो आप पाकिस्तान में लगाते हैं। हम सोचते हैं कि कभी ना कभी तो हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी आएगी कि जो हम लोगों को सपोर्ट करेगी। हालांकि अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करें, अगर आप ये इंडस्ट्री बांग्लादेश मूव करते हैं या चाइना मूव करते हैं, तो आप अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी तक बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन की इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम एआई में कर देते या इसी तरह की इन्वेस्टमेंट हम इजिप्ट में कर देते या किसी और कंट्री में कर देते, तो हमारे रिटर्न्स कई गुना ज़्यादा होते। लेकिन अभी तो हमारा हाल ये है कि जब हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें तो पता ही नहीं कि हम फैक्ट्री चला भी सकेंगे या नहीं। तो इतने ज़्यादा, और उसमें हम ज़ाहिर है कि सारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के पास जाते हैं, कॉमर्स के पास जाते हैं, एसआईएफसी के चक्कर लगाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। और मेरे ख्याल है मैंने जीएसटी वाला भी आपको एक सिनारियो बताया जी था। जी बिल्कुल। तो वो तो मतलब सारे सारे चैलेंजेस हमें फेस होते हैं उसके लिए। अच्छा, मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से कि भाई अगर इतने बड़े लेवल के बिजनेसमैन ये इशू फेस कर रहा है, तो आप सोचें कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। जबरान भाई, अगर मैं कहूं कि आप इन शॉर्ट हमें वो सारी चीज़ें पॉइंट्स अभी बता दें जो कि अगर हो जाएं तो उससे हमारे मुल्क का और आपका फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना जो वर्स्ट एक्सपीरियंस है पिछले 6 साल का, जो कि मेरा जीएसटी से हुआ, वो मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना प्लीज़। चाहूँगा। कि जो फरवरी 2024 से हमारा जीएसटी रिफंड गवर्नमेंट ने रोक लिया, और हमने उसको फाइल किया मेरा ख्याल है मिड ईयर में किसी वक्त 2024 में। और फरवरी 2025 तक हम एक एफबीआर के ऑफिस से दूसरे एफबीआर ऑफिस, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, आपके फाइनेंस मिनिस्टर से लेके हर मिनिस्टर्स के चक्कर लगाते रहे। और इतना ख़राब वो जीएसटी रिफंड का सिस्टम है कि उसमें सिस्टम में ग्लिचेस हैं, और हमारा कोई सिंगल इशू भी नहीं है। यानी हम नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं और हमें बस अपना रिफंड चाहिए, कोई सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं है। सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या एफबीआर की एक बैड इंटेंशन की वजह से कि वो लोगों को रिफंड नहीं जाते, मेरे 200 से 300 करोड़ रुपए एक साल तक रिफंड नहीं दिया। और उसका सिस्टम ऐसा है कि आपका एक महीना फंस जाए तो अगला महीना भी हाँ। प्रोसेस नहीं होता। तो मैं तकरीबन 10 महीने तक शदीद अजियत में रहा, परेशानी में रहा। और मुझको ऐसा लगा कि मैं क्या फ़कीरों की तरह कभी किसी की मिन्नतें कर रहा हूँ, कभी किसी की मिन्नतें कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन $800 मिलियन का यूएस में बिजनेस चलाता हूँ। मैं मतलब यहाँ पे यूएस में गवर्नमेंट लेवल के लोगों को मीटिंग के लिए टाइम नहीं देता। और वहाँ पे मैं कभी किसी छोटे किसी एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी किसी बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बात आगे करें। मैं 60 डिपार्टमेंट को लंबे लंबे ऐसे लेटर लिखता हूँ। मुझे तकरीबन एक साल लगा अपना रिफंड लेने के लिए। उसके लिए मेरा जो पूरा पैशन था, जो मैं आया एज ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की, 15,000 जॉब्स क्रिएट की, 6,000 कंटेनर की एक्सपोर्ट तक पहुंचाया, मेरा पूरा पैशन ख़त्म हो गया। और मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया कि यार, आप मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, गवर्नमेंट को मुझसे जीएसटी लेने की जरूरत क्या है? मैं तो पाकिस्तान में माल बेचता ही नहीं हूँ। बेचते नहीं, मेरी यस। 100% गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, मेरा बी क्वालिटी भी एक्सपोर्ट हो जाता है। तो मुझसे ज़बरदस्ती एक जीएसटी ली जाती है। फिर जीएसटी के रिफंड एक एक साल तक आपको नहीं मिलते। फिर जो आप अप्लाई करते हैं उसके भी कुछ पैसे रुक जाते हैं। तो आप सिर्फ एफबीआर के ऑफिस के चक्कर लगाते थे। तो एक तो जीएसटी जो है वो इतनी बदतरीन चीज़ है। फिर पिछले कई सालों में एक्सपोर्टर्स को एक पब्लिक एनिमी की दिखाते हैं, हर जगह उनको अशराफिया की तरह बताते हैं। ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन को गवर्नमेंट ने पता नहीं, दुनिया की गवर्नमेंट्स ऐसे ऐसे बेनिफिट्स देती हैं एक्सपोर्टर्स यस। को, और यहाँ की गवर्नमेंट छोटे मोटे बेनिफिट दे के हमने एक ऐसा नैरेटिव बना लिया है कि पता नहीं एक्सपोर्टर ने कौन से बेनिफिट लिए। अगर वाकई एक्सपोर्टर्स को इतने बेनिफिट होते तो सारे एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान के अपनी अपनी इनकम लेके दूसरे मुल्कों की तरफ क्यों भागते? वो यहाँ पे फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते अगर उनको इतना ही मुनाफा था। दूसरा, आप ये देखें तो ये जीएसटी का तो ये मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस है, और मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सपोर्टर से जीएसटी काटना बंद करें। दूसरा ये था कि भाई, आपने एक एक्सपोर्टर की जो प्रोसीड आती है उस पर आपने 1% विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ था, इनकम टैक्स, जो कि गलत है। इसको बढ़ा के आपने 2% कर दिया, ऊपर से आपने सुपर टैक्स लगा दिया। यानी कि आप देखो कि यार, इससे ज़्यादा आप 40%, आपने 39% एक्सपोर्टर पे टैक्स लगा दिया, जबकि यूएसए में वो टैक्स 21% है, रीजन में वो 20-22% है। तो सोचो कि यार जुल्म क्या है कि जो एक्सपोर्टर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका सारा वाइट है, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी लोकल कंपनीज की तरह से नंबर्स में इतनी फजिंग भी नहीं कर सकता। तो आपने, अब जाहिर है कि जब आप एक्सपोर्टर पे 3 गुना उसका जो इनकम विद होल्डिंग है वो डबल कर दोगे, उस पर सुपर टैक्स लगा दोगे, तो जब उसको कुछ बचेगा ही नहीं तो वो कैसे एक्सपोर्ट करेगा? तो एक तो बिजली उसकी महंगी कर दी, उसकी गैस आपने महंगी कर दी, उसके ऊपर आपने उस पर टैक्सेस की भरमार कर दी, और ऊपर से उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिलती। और हमारे रोड्स का ये हाल है
कि अब मेरे ज़ाहिर है 6000 कंटेनर जब मेरी फैक्ट्री से निकलेंगे तो मेरे रोड्स तो सलामत नहीं रहेंगे, और 5-5 6-6 साल तक हमारे रोड्स नहीं बनते। पानी हमें मिलता नहीं है, हम पानी वो भी ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं, वो हमें बहुत महंगा पड़ता है, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 50% जो है कराची की, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और मैन्यू एक्सपोर्ट है, वो कराची में लगी हुई है, और कराची में पानी अवेलेबल नहीं है। तो कोई इंडस्ट्री वाला या एक्सपोर्टर कैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है? उसको तो बेचारे को आप पानी पूरा दे दें तो हो सकता है वो वैसे ही अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले। मैं जब 2 साल पहले जब मैंने अपनी एक्सपेंशन का स्टार्ट किया, तो मैं 2 साल तक मारा लैंड ढूंढता रहा, क्योंकि मुझे पोर्ट के पास लैंड चाहिए थी। पंजाब की गवर्नमेंट ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, और वो मुझे कह रहे थे कि आपने अगर इंडस्ट्री लगानी है तो हम आपको लैंड यहाँ बड़ी आसानी से दे देंगे, ओके। और लीगल लैंड दे देंगे। लेकिन मैं सिंध में 2 दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ, एक दफ़ा 1 करोड़ रुपए का और एक दफ़ा 7 करोड़ रुपए का जाली लैंड में। और मैंने पहले एक ढाबे जी में कहीं किसी ने, और वो कोई नैबज़दा साहब थे और वो सबके साथ फ्रॉड करते थे, और उसमें भी जब मैंने उनको इन्वॉल्व किया तो उन्होंने गवर्नमेंट के बड़े बड़े हाई लेवल लोगों के अगेंस्ट पर्चे कटवा लिए। तो इतने पावरफुल ये लैंड माफिया है आपका। तो 2 दफ़ा मेरे साथ लैंड का फ्रॉड हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके नूरियाबाद के फेज़ 3 में एक 250 एकड़ की इन्वेस्टमेंट की, और वहाँ पे मैंने इंडस्ट्री बिल्ड की। लेकिन उसके बाद भी मुझे पिछले 2 साल में बहुत सारे, तो एक तो अगर आप कोई एक्सपेंशन करना चाहें तो यूटिलिटीज़ नहीं है, लैंड अवेलेबल नहीं है, तो ये वो डिफरेंट चैलेंजेस हैं। ऊपर से देखें तो एक्सपोर्टर जो होता है उसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए उसको सारे लीगल लॉज को ऑब्लाइज करना होता है, वरना वो सर्टिफिकेशंस नहीं मिलती, क्योंकि हम लोकल इंडस्ट्री में काम नहीं करते। पाकिस्तान के लेबर लॉज इस कदर इलॉजिकल और स्टूपिड हैं कि आप देखेंगे तो यूएसए में भी इतने स्ट्रिक्ट लेबर लॉज नहीं है जो हमने पाकिस्तान में बनाए हुए। पाकिस्तान में कहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने वर्कर को दो। दुनिया में कौन से मुल्क हैं जो कहते हैं कि अपना जो प्रॉफिट है आप एक वर्कर को उसकी सैलरी देते हो? पाकिस्तान में कहते हैं कि वर्कर ओवर टाइम करेगा तो आप उसको डबल सैलरी दोगे। तो ऐसा तो यूएसए में भी बहुत सारी जगहों पे कानून नहीं है। चाइना में लेबर लॉज ये हैं कि वो महीने में 2 छुट्टी हैं और 12 घंटे की जॉब है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक एक्सट्रीम वो चाइना में है, और एक एक्सट्रीम में हमने मिनिमम वेज जो हमारी लोकल प्रोविंसेस होते हैं वो हर साल अपनी मर्जी से बढ़ा देती हैं। अच्छा, ये जो मिनिमम वेज होती है वो पाकिस्तान में कोई नहीं देता। अब उन्होंने 45,000 कर दी मिनिमम वेज। अगर हम 45,000 मिनिमम वेज के साथ ओवर टाइम और बाकी चीज़ें दें तो हमें 60 से 70,000 रुपए देने पड़ते हैं, जो बाकी लोग 25 से 30,000 दे रहे होते हैं लोकल इंडस्ट्री में। तो आप एक मार्केट को नेचुरली आप ऐसे हालात पैदा करें कि लोगों की मिनिमम वेज बढ़े, ना कि आप उनको एनफोर्स कर दें। और एक जब आप मिनिमम वेज एनफोर्स करते हैं तो एक वो बंदा जिसको आप जो बहुत ही एंट्री लेवल का है, जो अभी ना सीखिया है, आप उसको भी हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको वो इतने पैसे दे नहीं सकते उससे। बल्कि आपको जो कम टेक्निकल लोग हैं या जो कम स्किल्ड लोग हैं उनकी हायरिंग में मोर डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि फिर अब इंडस्ट्रीज उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और आपकी कंप्लाइंस भी ख़राब हो जाती है। तो गवर्नमेंट हर लिहाज से जो पिछले सालों में डिसीजन लेती रही, उससे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के लिए नए से नए मसाइल पैदा होते रहे। अच्छा जबरान भाई, ये बताएं कि आज अगर कोई बंदा ई कॉमर्स शुरू करना चाहता है और अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, इट्सी, टिकटॉक, क्या रिकमेंड करेंगे आप? कहाँ से शुरू करें अपना सफर? देखिए, मेरा पर्सनल फेवरेट तो इस वक्त टिकटॉक है, क्योंकि ओके। टिकटॉक एक ऐसी मार्केट है जो अमेजन अब से 10 से 12 साल पहले था। टिकटॉक में आप बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, नए आइडियाज़ ट्राई कर सकते हैं, और टिकटॉक पे चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल भी हो जाती हैं। तो टिकटॉक क्योंकि एक ऐसी मार्केट है कि जो अभी पूरी मेच्योर नहीं है, तो उसमें न्यू क्रिएटिविटी की बहुत गुंजाइश है। अमेजन जो कि सबसे बड़ी मार्केट है, वो ऐसे ही है कि जैसे आपने टारगेट और वॉलमार्ट को होलसेल गुड्स बेचनी है। एक पुरानी मार्केट है, एक प्रॉफिटेबल मार्केट है, लेकिन उसमें पुराने प्लेयर्स हैं, वो सोफिस्टिकेटेड हैं, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। या तो आपकी एक्सपर्टीज़ उनके बराबर हो तो आप अमेजन पे उस तरह कंपैरेटिव कर सकते हैं। अगेन, अमेजन पे एक एग्जिस्टिंग स्टेबल कैटेगरी में सक्सेसफुल होना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत कंपटीशन है। लेकिन अगर आपके पास कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कोई क्रिएटिव प्रोडक्ट है, कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, उसमें आज भी अच्छा खासा पोटेंशियल है, और वो टिकटॉक में भी है और अमेजन पे भी है। जबरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लास्ट पे क्या मैसेज देंगे यंग जनरेशन को? देखिए, मैं यंग जनरेशन को ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की तमाम तर गलतियों के बावजूद अगर मैं आज देखूँ तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में रेमिटेंस बढ़ने से और दूसरे फैक्टर से, पाकिस्तान का फिस्कल डिसिप्लिन आने से,
पाकिस्तान के पास टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हो रही है। ज़ाहिर है टैक्स कलेक्शन ये तो पाकिस्तान की स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। तो आने वाले साल जिस तरह से रेमिटेंस बढ़ रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की फिस्कल स्पेस बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास लोगों पे खर्च करने की एबिलिटी बेहतर हो रही है, मुझे तो अगला ये लग रहा है अगले 4 से 5 साल में पाकिस्तान बिल्कुल टर्न अराउंड करेगा। और मेरा ख़्याल है, मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक एवरेज आदमी है, उसका लाइफ़स्टाइल और उसकी उसकी जो लाइफ़स्टाइल है वो एक हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ से बहुत बेहतर है। और इसके ऊपर एक अलग से भी हम कभी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं कि जो एक एवरेज लाइफ़स्टाइल है हमारे नेबरिंग कंट्री का, उससे हमारा पाकिस्तान में बेहतर है। और आने वाले सालों में ये बहुत बेहतर हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है जो थोड़े से अभी लोग मायूस हैं, वो मायूस ना हों और आने वाले टाइम बहुत बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।